आचार्य बालकृष्ण भट्ट गप्पबाजों और बकवासियों की विभिन्न किस्मों या श्रेणियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन बकवासियों की भी कई किस्में हैं। कितने तो ऐसे हैं कि उनके बक बक का किसी ने निरादर किया कि उन्हें क्रोध आ जाता है, बिगड़ खड़े होते हैं। अर्थात वो फालतू की बकवास कर रहे होते हैं और कोई व्यक्ति अगर उनसे ये कह दे कि तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो, तो वे क्रोध से भर उठते हैं और बिगड़ जाते हैं, लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। कितने ही ऐसे हैं कि अपनी बकवास को रंगीन और दिलचस्प न समझ सुनने वालों को नापसंदीदा जान चट इसमें कुछ ऐसे ईजाद कर देते हैं कि थोड़ी देर के लिए सबों का ध्यान उस ओर मुखातिब हो जाता है। दूसरी श्रेणी के वे बकवासी हैं जो बैठे बैठे व्यर्थ की बातें, किस्से दिलचस्प बना कर प्रस्तुत करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि उनकी इन रंगीन बातों में दूसरे आनंद नहीं ले रहे, उन्हें वे पसंद नहीं आ रही, तो फटाफट उनमें कुछ ऐसे नए नए किस्से, रोचक किस्से जोड़ देते हैं कि कुछ क्षण के लिए लोग उनकी ओर मुखातिब हो जाते हैं, अर्थात उनकी बातों में पूरा ध्यान लगा लेते हैं। इसे वे एक हुनर मानते हैं और इस ढंग से बात करते हैं कि उनकी सरासर झूठ बात सब लोग सच मान लेते हैं। कुछ ऐसे गप्पबाज होते हैं, उनमें ये बड़ा हुनर होता है कि वो झूठी बातों को भी इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, लगा बना कर, कि उनकी सरासर झूठी बातें भी एक क्षण के लिए लोगों को सच लगने लगती हैं। जीभ को न दबाना अनेक बुराइयों और क्लेश के कारण है। यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है तो उसकी वाणी अनेक बुराइयों और लड़ाई झगड़ों को, क्लेशों को जन्म दे देती है। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, महाभारत ऐसा सर्वनाशी संग्राम इसी जीभ के न दबाने की बदौलत किया गया। अर्थात महाभारत के युद्ध के पीछे भी वाणी का अनियंत्रित होना मानते हुए बालकृष्ण भट्ट जी स्पष्ट कहते हैं कि द्रौपदी ने यदि दुर्योधन को अंधे के अंधे होते हैं इस मर्मवेदी वाक्य को कह मर्म ताड़न न किया होता और दुर्योधन को पांडवों से खार न पैदा हुई होती तो परिणाम में 18 अक्षौहिणी सेना काहे को कट मरती, जिनका धक्का जो हिंदुस्तान को लगा, बल्कि जैसा कारी घाव इसके शरीर में हो गया उसकी मरहम पट्टी आज तक न हो सकी। यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं महाभारत का युद्ध भी द्रौपदी की अनियंत्रित वाणी का परिणाम था। उसने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा ही होगा यह कहा और दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया। इसी का परिणाम है, एक छोटे से वाक्य का परिणाम है कि भारतवर्ष के वीरों की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध करते हुए समाप्त हो गई और यह महाभारत का युद्ध भारत के हृदय पर एक कभी न भरने वाले घाव के रूप में देखा जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से सिद्ध हुआ मनुष्य अपनी जीभ पर जहाँ तक चौकसी कर सके और उसको दबा सके दबावे। इस पर चौकसी रखने के से अनेक भलाइयाँ हैं। इसीलिए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमारे सिद्ध पुरुषों ने कहा है कि मनुष्य जहाँ तक हो सके अपनी जीभ पर चौकसी रखे, मतलब नियंत्रण रखे। एक एक शब्द जो उसके मुख से निकले वो सोच समझकर निकले। वाचाल बनने के बजाय जितना अपनी वाणी को नियंत्रण में रख सके, दबा सके, उतना ही उसके लिए श्रेष्ठ होगा।
इसका परिणाम समाज के लिए भी श्रेष्ठ होगा और उसके स्वयं के लिए भी। आगे बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, उसको दबा सके दबावे, इस पर चौकसी रखने से अनेक भलाइयाँ और स्वच्छंद कर देने से सब तरह की बुराइयों की संभावना है। यदि हम वाणी को मुक्त कर देते हैं, स्वच्छंद कर देते हैं, अर्थात बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो इसके अनेक दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ यदि हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, सोच समझ कर व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, तो इसका परिणाम भलाइयों के रूप में हमारे सामने आता है। आगे भट्ट जी कहते हैं, जीभ को दबाना और चौकसी रखने से यह प्रयोजन नहीं कि हम सर्वथा मूक भाव धारण कर लें। जीभ को दबाने से मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भी ना बोलें। जहाँ पर कुछ उचित अनुचित का अंतर हमें जान पड़े, वहाँ हम अपने विचार रखें। ऐसा नहीं है कि व्यर्थ की बकवास के लिए अपनी जीवा को मुक्त छोड़ दें, किंतु चुप रहने के भी मौके हैं। कहाँ कहाँ हमें चुप रहना चाहिए, किन किन मौक़ों पर चुप रहना चाहिए, इसको बताते हुए भट्ट जी कहते हैं, विद्यावृद्ध, वयोवृद्ध या संसार की अनेक ऊंची नीची बातों के अनुभव में जो अपने से अधिक हैं, उनके सामने शालीनता के ख्याल से चुप रहना होता है। जो विद्यावृद्ध अर्थात ज्ञान में हमसे अधिक हों, वयोवृद्ध मतलब जो आयु में हमसे अधिक हों, और जो संसार के अनुभवों में हमसे आगे हों, जिन्होंने संसार की ऊंच नीच को समझा हो, ऐसे व्यक्तियों के सामने शालीनता यह है कि हम उनके ज्ञान को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उपयोग में लें, उनकी बातों को चुपचाप ध्यान से सुने और समझें, जिसमें यह कोई न समझे कि यह छोटे मुँह बड़ी बात कह रहा है। अगर हम इन व्यक्तियों के सामने, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध या अनुभवी व्यक्तियों के सामने अपनी ज़बान खोलेंगे, तो हम छोटे मुँह बड़ी बात करने वाले समझे जाएंगे। बहुत बकने वालों में कितने ऐसे हैं कि घंटों तक बक जाते हैं, पर उनके बात करने का खास मतलब क्या था, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम घंटों उनसे बात कर लेते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन अंत में ये समझ नहीं पाते कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। इस तरह की बात करने वालों की कई किस्में हम यहाँ पर गिना सकते हैं। ऐसी व्यर्थ की बकवास करने वालों की अनेक किस्में बालकृष्ण भट्ट जी हमें बता रहे हैं। वे कहते हैं, एक वे हैं कि हंसते जाते हैं, बात करते जाते हैं। उनके बात करने का अजीब ढंग होता है। एक बार कुछ बोलेंगे और व्यर्थ में ही हंसने लग जाएंगे। हंसते हैं, बोलते हैं और हंसते हैं और फिर बोलते रहते हैं, और हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों हंस रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को वे हर्षरूमुख कहते हैं। दूसरे वो हसन जलपे, यानी जरा जरा सा हंसते हैं, फिर कोई बात करते हैं, फिर जरा सा हंस लेते हैं, इत्यादि वाक्य साक्षी हैं कि बात कहने का यह क्रम मूर्खता की पहचान है। ऐसे व्यक्तियों को हम मूर्ख व्यक्तियों की श्रेणी में रखेंगे, जिन्हें ये समझ नहीं कहाँ हंसना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। एक शकुन तकिया वाले होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर बात में कोई ना कोई तकिया कलाम बोलते हैं। 10 लफ्ज़ का एक जुमला होगा तो 5 लफ्ज़ उसमें तकिया कलाम के होंगे। 10 लफ्ज़ों का एक वाक्य होगा तो उसमें से 5 शब्द तो वो तकिया कलाम के ही
प्रयोग में लेंगे, अर्थात थोड़ा सा कोई वाक्य बोलेंगे और फिर एक तकिया कलाम का प्रयोग बार बार करेंगे। इनमें जिन्हें गाली की शकुन तकिया पड़ जाती है, यानी तकिया कलाम वाले व्यक्तियों में भी एक श्रेणी ऐसे तकिया कलाम वाले व्यक्तियों की होती है जो किसी न किसी गाली का प्रयोग तकिया कलाम के रूप में करते हैं। उनकी घिनौनी बात कान को असहनीय मालूम होती है। जब ऐसे व्यक्ति बात करते करते गाली का तकिया कलाम के रूप में प्रयोग करते हैं तो उनकी बातें कानों में जैसे विष सा घोलती है, उनकी बातें कानों को असहनीय सी लगती हैं। एक ब्रजभाषी होते हैं, बात उनके मुख से क्या निकली मानो गाज गिरा। ऐसों की आदत होती है कि जहाँ कोई बात बनती हो वे वहाँ पहुँच उसे बिगाड़ देने में कसर ना करेंगे। एक श्रेणी ऐसे लोगों की भी होती है जो अच्छे भले बनते काम को बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोगों की आदत होती है व्यर्थ में नुक्ताचीनी करना। दो लोग बात करें, उनके बीच में जाके कुछ ऐसा कह देना कि बनती बात बिगड़ जाए। अतीव रोषा कटुका चैवाणी नरस्य चिन्ह नरकागतस्य, अर्थात अतीव रोष से पूर्ण और कटु वाणी बोलने वाले मनुष्य निश्चय ही नरक के गामी होंगे, नरक में जाएंगे। नरक में जाने वाले व्यक्तियों की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो अत्यधिक बोलने वाले, रोष से भरे हुए और कटु वाणी में बात करने वाले होते हैं। उनकी ब्रजभाषी कटु वाणी इस बात का चिन्ह है कि ये नरक झेल कर आए हैं। जो कटु वाणी का प्रयोग करते हैं उनके लिए भट्ट जी कहते हैं कि उन लोगों की बातें सुन के ऐसे लगता है जैसे वो नरक से होकर आए हैं, इसीलिए उनमें ऐसा रोष और कटुता भरी हुई है और मर कर फिर नरक में जाएंगे। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही मरने के बाद पुनः फिर से नरक में ही जाएंगे। इसी के विरुद्ध एक ऐसे भी सुकृति जन है। इन सारे प्रकार के व्यक्तियों के विपरीत एक श्रेणी ऐसे भी व्यक्तियों की है जो अपनी मीठी बोली से मन खींच लेते हैं, जिनकी बड़ी ही मधुर वाणी होती है। जो भी उनकी वाणी सुनता है वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। धन्य है वे स्वर्गगामी जन। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही स्वर्ग में गमन करेंगे, स्वर्ग के वासी बनेंगे। आगे बालकृष्ण भट्ट जी निबंध के अंत में ये कहते हैं, जिह्वा के संबंध में जो कुछ वक्तव्य था हमने सब कह सुनाया। जीभ के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण था, विशेष था, जिन बातों का ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए था बोलते समय, व्यवहार करते समय, वे सारी बातें हमने इस निबंध में बता दी है। अब पाठकों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वे इस निबंध में कही गई बातों के अनुरूप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बोलते समय, व्यवहार करते समय उचित शब्दों का उचित ढंग से वाणी का उपयोग करें, जिससे समाज में उन्हें सम्मान की प्राप्ति हो और वे दूसरों से मधुर संबंध बना सकें।